नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के अगले दिन 25 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तब से अब तक जो सामने हो चुका है वो सबके सामने है। 13 अप्रैल को अतीक का बेटा असद और एक शूटर गुलाब झांसी में इनकाउंटर में मारे गए थे और 15 अप्रैल को प्रयागराज में अतीक और उसके भाई अशरफ को 3 लड़कों ने पुलिस के सामने शूट कर दिया। आज अतीक और असद के 2 पुराने ऑडियो भी सामने आए हैं। एक में अतीक एक बिल्डर को धमकी दे रहा है, दूसरे में उसका बेटा असद एक बिल्डर से बात कर रहा है और इन दोनों ही को मिट्टी में मिला देने की कंट्रोवर्सी के बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा बयान आया है। योगी ने कहा कि यूपी में माफिया के दिन पूरे हो चुके हैं। अब यूपी में कोई अपराधी किसी को डरा धमका नहीं सकता। पहले कुछ जिलों के नाम से लोग डरते थे, अब ये डर मिट चुका है। जो लोग यूपी के लिए संकट थे, अब यूपी उनके लिए संकट बन गया है। लेकिन सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कि यूपी में कोई डर खत्म नहीं हुआ, बल्कि सियासी फायदे के लिए सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। यूपी सरकार 61 गैंगस्टर्स की लिस्ट जारी कर चुकी है जो अब उसके निशाने पर है। वैसे ही एक लिस्ट समाजवादी पार्टी भी रिलीज कर चुकी है और पूछ रही है कि इतने माफिया तो एक्टिव हैं, फिर कहां से माफिया राज खत्म हो गया। लेकिन माफिया डरे तो हुए हैं। बांदा की जेल में 15 साल से बंद मुख्तार अंसारी को भी ऐसा ही डर लग रहा है। खबर है कि आयकर विभाग ने मुख्तार की 125 करोड़ की बेनामी संपत्ति का पता लगाया है। उससे जल्द पूछताछ हो सकती है। मुख्तार के भाई सांसद अफजाल अंसारी का कहना है कि योगी सरकार को ज्यादा अहंकार हो गया है। खबरें तो ये भी है कि बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो क्या वाकई अतीक के बाद मुख्तार जैसे दूसरे माफिया डरे हुए हैं और यूपी के आम लोगों में खौफ दूर हो रहा है? सबसे पहले सारे बयानों और सारे सवालों पर यह अपडेट देख लीजिए। मंत्री जी को श्री अखिलेश जी ने बहुत उकसाया था ये बयान के लिए, इस बयान के लिए बहुत उकसाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया। कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता। खाली एक हाथ मारी मगर भाई तुमका एक हाथ मारा, समझो ना। हाँ। जैसे कि तुम्हारा दूध सेव कर रहा है कि प्रधान बहन प्रधान बहन। ये सारी स्क्रिप्ट अब पहले से तैयार थी। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से ही लोग डरते थे। इसी तरह बाजा और गाजा बजता था रावण के अहंकार का भी, कंस के अहंकार का भी। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला। श्री रामचंद्र जी या उनका जो आदर्श राम राज की कल्पना थी, आज वो कंस राज में तब्दील हो गया। उमेश पाल की हत्या पर किन्हीं की जुबान नहीं खुली। आज सब लोगों के पेट में दर्द हो रहा, सब बेचैन। मीडिया के बीचों बीच ये हत्या हो जाती है। ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स और ये सारा कंटेंट प्लेटफॉर्म्स हम छोड़ दें, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश पे ध्यान दें अगर मीडिया, तो हमें वैसे ही कंटेंट मिल जाएगा। आप जब तक हेडिंग नहीं लगाएंगे कि अगला नंबर मुख्तार का। मैंने कल एक पत्रकार बंधु से कहा था, ये बात आपने हमसे पूछी धमकाने के लिए, कहानी पुरानी हो चली तो जल्दी से मुख्तार का नाम जोड़ दिया जाए। वाकई उत्तर प्रदेश में डर काहे का, ये सवाल है। और ये भी सवाल है कि फिर माफिया की लिस्ट सरकार भी जारी कर रही है। समाजवादी पार्टी लंबे समय से माफिया की लिस्ट जारी करती रही, क्या है उनकी लिस्ट के अंदर, उसकी भी बात करेंगे, सरकार की लिस्ट की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पैनल से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राजकुमार भाटी जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ सैयद हसनुल हक साहब जुड़े हुए हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी जुड़े हुए हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के।
माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय जनता दल के, और DK दुबे जी मेरे साथ हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, RSS से जुड़े हुए हैं, उनके चिंतक और विचारक हैं। सबसे पहला सवाल मेरा राजकुमार भाटी जी से। आज तो राजकुमार जी आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आप लगातार कह रहे थे कि टॉप 10 माफिया की लिस्ट जारी करें। सरकार ने आज 61 माफिया की लिस्ट जारी कर दी। नहीं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उनका आप विरोधाभास देखिए। एक तरफ तो वो 2.5 लाख 3-3 लाख के इनामी माफियाओं की सूची जारी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये माफिया एक्टिव हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में अब कोई किसी को धमकाता नहीं है, अब राम राज कायम हो गया है। तो ये माफिया क्या ये शाकाहारी हैं कि जो धमकाने वमकाने काम नहीं करते, प्यार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमें इतना पैसा दो या इतनी रंगदारी दो प्लीज, मारते किसी को नहीं है। राजकुमार भाटी जी, ये भी तो सही है ना कि यहाँ तो माफिया है, उन्होंने लिस्ट जारी कर दी, ये तो आपके साथ सरकार के अंदर होते थे। और दीपक जी ये भी हमें देखना चाहिए कि इतनी पुलिस सुरक्षा में 3 नौसिखिए लड़के आके मर्डर कर गए, धड़ाधड़ गोलियां बरसा के। ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ, ये सवाल मेरा राकेश त्रिपाठी से होगा। उससे पहले जो उमेश पाल की हत्या हुई थी, अभी आपकी रिपोर्ट में कहा जा रहा था, कोई कह रहे थे किसी की बाइट थी कि उमेश पाल की हत्या पे चुप थे, वो गिरिराज सिंह जी कह रहे थे। उमेश पाल की हत्या पे क्या चुप थे? समाजवादी पार्टी ने सवाल नहीं उठाया था, सारे विपक्ष ने नहीं उठाया था कि जंगल राज हो गया, बम बरस रहे सड़कों पर, हत्या हो गई, कब पकड़े जाएंगे हत्यारे। हम तो लगातार 2 महीने से कह रहे हैं, लगभग पूरे 2 महीने होने को हैं, एक भी शूटर अरेस्ट तो नहीं हुआ। पुलिस का जो असली काम है कि हत्या अपराधियों को पकड़कर कोर्ट के सामने पेश करना, और कोर्ट का काम है उन्हें सजा देना। ये तो काम नहीं है कि जो पुलिस सजा दे दे मौके पे। तो जो गैर कानूनी है, जो गैर संवैधानिक है, उस पर तो अपनी पीठ ठोक रहे हैं। अपराधों पे पता नहीं कितना, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, मुख्यमंत्री के प्रति कोई अवमानना भरा शब्द भी मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन एकदम मतलब दोगलापन है ये। सबसे मुझे सही शब्द मिल रहा है, ठीक है, कम कड़वा है जो, ये एकदम दोगलापन है, गलत बयानी है। इन्हें शर्मिंदा होना चाहिए जिस बात पे, उस बात पर ताली पीट रहे हैं। ठीक है, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया राजकुमार भाटी जी। सम्मान के साथ फिर पूछ लूंगा कि अभी तो सरकार ने 61 माफियाओं की लिस्ट जारी की है। दरअसल इनमें से जो ज्यादातर माफिया थे, जो कुख्यात है, नंबर 1 नंबर 2, वो सब समाजवादी पार्टी की सरकारों का हिस्सा रहे। राकेश त्रिपाठी जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल, उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या हो जाना, उसके बाद अतीक और अशरफ की हत्या हो जाना, उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था पर सवाल है या नहीं? जवाब दीजिए। देखिए दीपक जी, आप कोई सवाल अगर पूछ रहे हैं तो उस सवाल को हम खारिज नहीं कर सकते हैं और सवाल की जवाबदेही से पीछे भी नहीं हट रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सवाल है और इन सवाल को उत्तर प्रदेश की सरकार ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था। ये चौंकाने वाली घटना हुई है, जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई, इसकी कल्पना करने में कहीं ना कहीं चूक हुई है। लेकिन हम इस बात के लिए आश्वस्त कर सकते हैं कि किसी घटना के घट जाने पर शासन प्रशासन का जो रवैया होना चाहिए, जो रिस्पांस होना चाहिए, उस रिस्पांस में हम किसी प्रकार की कोई नरमी नहीं करने वाले हैं, कोई शिथिलता नहीं बरतने वाले हैं। जैसी शिथिलता पहली सरकारों में बरती जाती थी, मैं उदाहरण देकर के कह रहा हूं कि जिन उमेश पाल की हत्या के बाद कार्रवाई को लेकर के समाजवादी पार्टी शोर कर रही है ना, यही उमेश पाल का जब अपहरण हुआ था, अपहरण के बाद FIR दर्ज कराने के लिए 2 महीने तक उमेश पाल को इस थाने से उस थाने चक्कर काटना पड़ा, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई थी। कोर्ट के दरवाजे जाना पड़ा और तब जाकर के FIR दर्ज हुई। खुला संरक्षण अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ को तमाम आपराधिक घटनाओं में था। हम आज पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करने वाले जो हत्यारोपी हैं, उनको न केवल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बल्कि पूछताछ में एक एक बात का खुलासा हम करने वाले हैं कि ये पूरी मॉडस ऑपरेंडी कैसे बनी, इसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट किस तरह का था, क्या मोटिव था, क्या इसमें षड्यंत्र किसी प्रकार का है। तरह तरह के बहुत सारे एंगल, बहुत सारे कयास, बहुत सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों के जवाब उत्तर प्रदेश की पुलिस की SIT जो गठित हुई है वो इसको तलाशने का काम कर रही है। और एक पर्यवेक्षण के लिए ADG जोन प्रयागराज की अध्यक्षता में एक SIT बनी है जो इसका सुपरविजन पूरा करेगी। और एक जुडिशियल कमीशन, चूंकि विपक्ष बहुत सारे सवाल उठा रहा है, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर इनको भरोसा नहीं है, तो एक ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस अरविंद कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन, जिसको टाइम बाउंड किया है कि 2 महीने के भीतर भीतर इस पूरे मामले में एक न्याय संगत साक्ष्यों के साथ एक रिपोर्ट इसमें प्रस्तुत करे, ताकि क्या क्या घटनाक्रम कैसे घटा और इसमें किसकी किसकी भूमिका थी, कौन लोगों की भूमिकाएं प्रशासन से भी थी जो इस घटनाक्रम के होने में अपनी भूमिका को नहीं संभाल पाए, नहीं रोक पाए इस घटना को होने से। इन सारे पहलुओं की जांच हो रही है। थोड़ा सा रुक करके ठहर कर इंतजार करना चाहिए और कम
से कम राजकुमार भाटी जी जैसे लोगों को सवाल नहीं उठाना चाहिए। दीपक जी, आपके सारे सवालों का स्वागत है, आपके सवालों की जवाबदेही से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन वो कम से कम सवाल न पूछें जिनकी चलनी में 72 छेद है, वो आज सूप पर सवाल करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे राजकुमार भाटी जी के पास जाता हूं। राजकुमार भाटी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये नीतीश कुमार जी ये सहयोगी है ना समाजवादी पार्टी के? नहीं, हमारा अभी तो कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं। नहीं, अखिलेश जी हाल ही में कई बार मिले हैं उनसे। हाँ, मिलते तो हम योगी जी से भी हैं, अखिलेश जी योगी जी से भी मिले थे पीछे, खूब बढ़िया। अच्छा, क्योंकि आज आपने जो लिस्ट जारी की ना उसमें एक नाम है धनंजय सिंह, वो उस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। नहीं, मुझे संत धनंजय सिंह। लेकिन मैं दो बहुत छोटी बातें कहना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक आरोप लगाया, वो भी मुझे जोड़ ले दीजिए ना सवाल। देखिए, आप जवाब दीजिएगा, जो आपके मन में आएगा वही जवाब देंगे, मेरी बात का जवाब नहीं देंगे, या चाहे तो दे भी सकते हैं। मेरा पहला सवाल ये, उमेश पाल की जब हत्या हुई थी तब उसकी एफआईआर लिखने तक में मायावती सरकार जब तक नहीं आई, उमेश पाल की एफआईआर नहीं लिखी गई थी। दूसरा, क्या आप ही की सरकारों में अतीक और मुख्तार को खुला संरक्षण नहीं था? राजकुमार भाटी जी, सीधा जवाब दीजिएगा। सब जानते हैं क्या हुआ, किस साल में क्या हुआ, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। मैं दीपक जी आपके साथ कई बार इस विषय पर डिबेट में रहा हूं और मैंने हर बार ईमानदारी पूर्वक ये कहा कि किसी भी सरकार में किसी अपराधी के प्रति अगर लापरवाही बरती गई है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि समाजवादी पार्टी में कुछ थोड़ा बहुत नहीं हुआ होगा या आज की सरकार, लेकिन जब राकेश त्रिपाठी जी कह देते हैं, देखिए सुनिए, कि कुलदीप सेंगर के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराने के लिए 8 महीने तक वो लड़की भटकती रही, थाने थाने, कचहरी कचहरी, डीएम, एसएसपी। ये कुलदीप सेंगर आप ही की पार्टी से घूम के बीजेपी में आए थे ना? आप ही की पार्टी के माननीय थे कुलदीप सेंगर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। जब आपने कुलदीप सेंगर का जो सवाल उठाया बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका जवाब दीजिए कि वो पहले आपकी पार्टी के माननीय विधायक पहले तो सब नेहरू जिम्मेदार है इस देश में, जितनी समस्या है सबके लिए नेहरू जिम्मेदार है, मैंने तो और सारे विपक्षी दल जिम्मेदार। भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई है, इनमें कोई कमी नहीं है। किसी अपराधी को टिकट नहीं देते हैं। आपने अतीक अहमद जैसे माफिया को एमपी बनवा दिया, एमपी का टिकट आप ही की पार्टी ने दिया था ना। इन्होंने सवाल किया कि उमेश पाल के धमकाने पे मुकदमा दर्ज होने में 2 महीने लग गए थे। मैं उसका जवाब दे रहा हूं, कुलदीप सेंगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने में 8 महीने तक वो लड़की भटकती रही। वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लखनऊ में बैठी रही उनके आवास पे। मुख्यमंत्री कुलदीप सेंगर से मिले, उससे नहीं मिले। इनके डीजीपी उस समय कहते थे मीडिया के सामने आके, माननीय विधायक जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है। और जैसे हाईकोर्ट ने कहा कि हम ये सीबीआई को दे रहे हैं केस, एकदम सबूत मिल गया, एकदम अरेस्ट हो गए। तो इतने दूध के धुले आप नहीं हो जितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी डींगा आप हाँकते हो। आज ही प्रयागराज में सीनियर एडवोकेट के घर के बाहर 3 बम फोड़े गए हैं। ये जंगल राज आपने उत्तर प्रदेश में कायम कर दिया है। आज अपराधी भययुक्त हैं, भयमुक्त हैं, और पुलिस डरी हुई है, आम आदमी डरा हुआ है। खुले आम अपराध हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, सरेआम हत्याएं हो रही हैं, पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं। और जो राकेश त्रिपाठी जी आपने कहा कि घटना के बाद जो पुलिस को करना चाहिए वो किया है, इस हत्याकांड में पुलिस ने वो नहीं किया जो घटना के बाद करना चाहिए था। पुलिस ने इसके मास्टरमाइंड को ढूंढने की कोशिश नहीं की, उन लड़कों से कोई पूछताछ ही नहीं की, उन्हें रिमांड पे ही नहीं लिया गया। उन तीनों को दोषी बता के कि वो केवल नाम करने के लिए हत्या कर रहे थे और छुट्टी पा लिया, इसको फाइल में दफन कर दिया जाएगा। इस केस को कुछ नहीं होने वाला है, और हो सकता है 2-3 महीने में इन्हें भी कहीं मरवा दो, आपकी सरकार मरवा दे। जो आपकी सरकार का रिकॉर्ड है कि जो और ये पिछला भी रिकॉर्ड है, गुजरात में आप चले जाओ, एक हत्याकांड से जितनी कड़ी जुड़ती है सबको मरवाते हुए चले जाते हैं। ठीक है, ये सब सारी दुनिया देख रही है, पूरा देश। राजकुमार भाटी जी, इतना भी जनरलाइज मत करिए ना। एक हत्याकांड से जिसकी कड़ी जुड़ती है सबको मरवाते हुए चल जाते हैं। नाम लूं क्या? नाम लूं? इतना भी आप किसी का भी नाम ले सकते। मैं कह रहा हूँ इतना जनरलाइजेशन भी मत करिए ना, दर्शक सुन के विश्लेषण भी करते हैं आपकी बातों का। हरेन पांड्या की एक हत्या से जुड़े हुए कितने लोगों की हत्याएं हुई हैं बाद में, आप देखिए। ठीक है, आप कह सकते हैं। अब मैं फैक्ट्स में जाऊंगा तो फिर ये बोलेगा आपकी मैं फलाने मीडिया का हूं। कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं आगे चलता हूं और मेरा सीधा सवाल राकेश त्रिपाठी जी से। राकेश त्रिपाठी जी, ये तो कह रहे हैं सब आई वॉश कर रहे हैं, आप आंखें धो रहे हैं और आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। दोनों बात कह दी राजकुमार भाटी जी ने। इनके हिसाब से माफिया अगर था तो गलत था। नहीं दीपक जी, देखिए दीपक जी, सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हर इलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता था।
याद दिलाऊं मैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर, मुहर लगाओ हाथी पर। बाद में समाजवादी पार्टी ने नारा दिया कि गुंडे चढ़ गए हाथी पर, मूंग दल रहे छाती पर। फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार ने बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन को बुला करके लेके आए, क्योंकि अखिलेश यादव जी के कहने पर तो कोई भरोसा कर नहीं रहा था, तो इन्होंने स्लोगन दिलवाया कि यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। ये अमिताभ बच्चन से कहलवा रहे थे। सच्चाई ये थी कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हर चुनाव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा हुआ करती थी। लेकिन वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून व्यवस्था को एक पॉजिटिव मुद्दे के रूप में रखा, सकारात्मक उपलब्धि के तौर पर रखा। हम इस आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत कर आए हैं। जनता ने इस मुद्दे को सबसे ज्यादा स्वीकार किया कि आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का भाव है, और उसके प्रमाण है कि आज 32 लाख करोड़ के एमओयू अगर उत्तर प्रदेश में सिग्नेचर हो रहे हैं, तो यह उत्तर प्रदेश में इस बात का भरोसा है निवेशकों को कि कोई रंगदारी वसूल नहीं करेगा। वरना समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हर जिले बांट रखे थे कि बलिया जाएंगे तो फलाना माफिया है, आजमगढ़ जाएंगे तो फलाना माफिया है, चंदौली जाएंगे तो फलाना माफिया है। अतीक अहमद से कहीं रंगदारी देनी पड़ेगी, कहीं मुख्तार अंसारी से देनी पड़ेगी, कहीं खान मुबारक से देनी पड़ेगी। अलग अलग जगहों पर माफियाओं का एक पूरा नेक्सस बना था। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के आधार पर उत्तर प्रदेश में काम चल रहा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने आने के बाद हमने चाहे भू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे नकल माफिया हो, अलग अलग प्रकार के सभी माफियाओं पर एक साथ स्ट्राइक करने का काम किया। और उसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है। उसका परिणाम है कि एनसीआरबी के डेटा में उत्तर प्रदेश में आज अपराधों की संख्या घटती हुई दिखाई है। यह परिणाम है कि आज पीड़ित अपनी बात लेकर के थाने पहुंच रहा है, अपनी एफआईआर दर्ज करा रहा है, और पुलिस प्रॉम्प्ट एक्शन ले रही है। किसी अपराधी को बचाने का काम आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं कर रही है। नहीं, लखनऊ से टेलीफोन जाते थे और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से दंगे होते थे। आज उत्तर प्रदेश में कहां दंगा हो रहा है, कहां कर्फ्यू लगाना पड़ा है? बताएं राजकुमार भाटी जी कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से किस जिले में कर्फ्यू लगाना पड़ा है? वरना मैं बताऊं, याद दिलाऊं क्या कि मुजफ्फरनगर से लेकर के और बाराबंकी तक उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बचा था जिस जिले में कर्फ्यू ना लगाना पड़ता हो, जिस जिले में कानून व्यवस्था के हालात खराब ना होते जाते हो? यह आपकी ढुलमुल नीति थी। मजहब और जाति देख करके अपराधी आप बचाते थे, अपराधियों को आप पालते थे। अतीक अहमद के कुत्ते से मंच पर हाथ आप मिलाते थे। इस वजह से यह दशा थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश बदला है। जाति मजहब की राजनीति से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। विकास के नए सोपानों को उत्तर प्रदेश छू रहा है। और इसलिए जनता मेरे साथ कई अन्य भी मेहमान हैं, मैं उनको भी जोड़ लेता हूं। सीधे मैं प्रोफेसर नवल किशोर जी के पास चलता हूं। प्रोफेसर साहब, मैं आपको नवल किशोर जी बोल रहा हूं। मैं सम्मान करता हूं आपका, पढ़ाते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, आप हमारे मित्र वर्ग हैं, ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन अतीक को जी कहना, क्या ये तेजस्वी यादव का ये जी मुस्लिम वोट बैंक के लिए था? दीपक जी, अगर जी कहने से आपको इतना परहेज है, मुझे नहीं मालूम कि आप किस तार और किस संस्कृति की बात कर रहे हैं। अगर जी कह दिया जाए आपको लगता है कि उसमें ही वोट है। आपको अगर ये कह दिया जाए कि पुलिस के घेरे में मीडिया मैन बन के और पुलिस के उतने सुरक्षित घेरे में भी जाकर गोली मार देता है उसको, तो आपको उस पर सवाल पूछने के बजाय, सर मैं उसी पर सवाल पूछा राकेश त्रिपाठी जी से। नवल किशोर जी, सुना नहीं आपने? राकेश त्रिपाठी जी से यही सवाल पूछा कि उमेश पाल की हत्या, उसके बाद पुलिस की कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या, ये क्या उत्तर प्रदेश की खत्म हुई कानून व्यवस्था का सदस्य नहीं है? मैं आप चाहे तो रिकॉर्ड निकलवा के आपको अभी सुनवा भी सकता हूँ। नहीं, मैं सुना हूं, लेकिन उस इतना ये नहीं, मेरी बात नहीं सुनी आपने। पूछने के बाद मेरा सवाल सुन लिया आपने? नहीं, मैंने सुनी। राकेश त्रिपाठी जी से भी यही सवाल पूछा था जो मैंने आपको वर्बेटम बताया। मैं आपकी सवाल भी सुना और उन लोगों का जवाब भी सुना, लेकिन मैंने ये नहीं सुना कि आपने कैसे उसको, जो आपने अभी जो आप टॉपिक चला रहे हैं कि किस तरह से आप कह रहे हैं कि योगी जी का बहुत ही बड़ा वहां पर अदब है, उनके समय काल में बहुत कानून का शासन। ये कानून का शासन नहीं हुआ, ये तो कानून का जनाजा निकाल दिया ना आपने। कोई भी अपराधी, पता नहीं आप कानून के राज का परिभाषा जानते ही होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, इतने बड़े पत्रकार हैं कि लेट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कन्विक्ट गो फ्री बट द इनोसेंट शैल नॉट बी पनिश्ड। जब तक अपराधी का अपराध घोषित नहीं होता, और वो घोषित करने के लिए कानून का राज है, कोई व्यक्ति का नहीं है कि वो आकर गोली मार दे और आप सेलिब्रेट करें। इनके मंत्री कहते हैं
कि पाप और पुण्य का हिसाब किताब यहीं पे होता है। ये अगर आस्था है आपकी कानून के राज पे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके जैसा व्यक्ति ये भी कहेगा कि एनकाउंटर राज बहुत अच्छा है, बुलडोजर राज बहुत अच्छा है। तो ये जो गवर्नमेंट को जब हम परिभाषित करते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इस सबका अलग अलग काम है, तो ये कैसे आप सब चीज को मिलाकर आप तो यही करें ना कि मैंने सदन के अंदर बोला कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो हम जिसको भी मानते हैं कि वो अपराधी है उसको मिट्टी में मिला देंगे। हम अगर मन से कहते हैं कि जो दंगा फैलाता है उसको उल्टा लटका देंगे, तो जो भी मेरे नजर में आएगा, व्यक्ति की नजर में आएगा, कानून की नजर में नहीं। जिस व्यक्ति को नजर आएगा कि ये दंगाई है, तो नहीं भी है। अच्छा नवल किशोर जी, एक सवाल पूछो, एक सवाल पूछो आपसे, अगर आप इजाजत दें। सवाल ही तो पूछ रहे हैं दीपक जी, और क्या पूछ रहे हैं आप? अरे नहीं भैया, मेरे को डर लगता है आजकल कई पार्टी के प्रवक्ताओं से सवाल पूछने में सवाल लगता है। वो आपको ही ऐसा बता देते हैं, जताने लगते हैं जैसे आपने एक सवाल पूछ के बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। आपने कहा कि कोई भी जो अपराधी है, एक इंसान तब तक इनोसेंट है जब तक कोर्ट उसको अपराधी घोषित न कर दे, यही कह रहा है ना जी? दंडित भी और 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये कानून के राज का परिभाषा है, ये कानून के राज की पूरे विश्व में मानता है। इसीलिए शहाबुद्दीन आपका बिहार और पूरे देश भर में सबसे बड़ा चेहरा था। नहीं, अभी जो आज शायद कन्विक्टेड है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, देखिए आप शहाबुद्दीन की बात तो छोड़ दीजिए, अब किसकी बात करूं मैं, बताइए ना। अरे आप जिसकी बोले उसकी बात कर लेता हूं। अरे नहीं, मैं तो बोलता हूं कि जो लोग, जो भी विपक्ष में चर्चित चेहरे हैं, लोकप्रिय चेहरे हैं, उसको बदनाम करने के लिए आपने कौन से नैरेटिव नहीं करे हैं? आप एक भी नेता बताइए विपक्ष का जिसको संघ और भाजपा और उनके समर्थित मीडिया ने उनको बदनाम करने का कोशिश नहीं किया है। जो सबसे लोकप्रिय रेलवे मिनिस्टर रहा इस देश में, मतलब उसको आपने बदनाम करने का कौन सा कोशिश नहीं किया है? आप किसी भी, देखिए अपराध है, अपराधी है, लेकिन उसको जोड़ के एक को बदनाम करना और एक को बहुत बड़ा बताना, ये तो सिर्फ आप ही से सुन रहे हैं हम। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए डीके दुबे जी के पास चलता हूं। 1 मिनट के लिए राकेश त्रिपाठी जी, उसके बाद आपके पास आऊंगा। डीके दुबे जी, परिभाषा सही है नवल किशोर जी की, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ये बात तो सत्य है कि कानून की नजर में जब तक सजा ना हो जाए तब तक हम उसको ऐसा मानते हैं, लेकिन उसको कैटेगराइज करना और ये कहना कि नहीं वो अपराधी था ही नहीं, जिसके लिए किसी एविडेंस की भी आवश्यकता नहीं है। पूरा प्रदेश जिस व्यक्ति को जानता है, जिसके ऑडियो वीडियो वायरल होते रहते हैं, मंचों से खुली धमकियां दी जाती हो, ऐसे व्यक्ति के लिए ये कहना कि साहब जब तक कानून में वो ना हो तब तक उसकी ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए, वो सांसद होना चाहिए, वो विधायक होना चाहिए, वो देश का नेतृत्व करना चाहिए, ये परिभाषा मुझे नहीं लगता कि ऐसी परिभाषा कहीं है भी, क्योंकि व्यक्ति के ऊपर सीधे सीधे केसेस हैं। राजू पाल की हत्या का मामला पूरे देश को मालूम है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको हमको मालूम हो या न्यायालय को मालूम है। हाँ, न्यायालय की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत न्यायालय उस मामले को निरपराधी मानता है जब तक कि सजा ना हो जाए। न्यायालय ऐसा मानता है, लेकिन हमारा परसेप्शन, व्यक्ति का परसेप्शन, जहां पर वो रहता है, जहां जिस एरिया में वो अपना धाकड़ स्वभाव दिखाता है, जहां पर वो मर्डर्स करता है, तो उसमें एक बात और भी ये कहने से भूल गए कि उसको 40-40 वर्ष हो जाते हैं, जजेस रेक्यू कर जाते हैं, लोग उसकी सुनवाई नहीं करते हैं, जजेस को ट्रांसफर मतलब केस को छोड़ना पड़ता है, और उसके बावजूद उस व्यक्ति के लिए गवाह नहीं मिलते हैं। आप सोचो कि कितना बड़ा टेरर होगा कि जजेस को भी ये कहना पड़ता है कि नहीं साहब ये मुकदमा हम नहीं सुनेंगे। क्या ये बात जजेस को नहीं मालूम होगी या उनको एहसास नहीं हुआ होगा कि कितना बड़ा अपराधी है? अब उसकी ये ग्लोरिफिकेशन करें तो वो उनकी मर्जी की बात है। ठीक है, मैं सैयद हसनुल हक जी के पास आना चाहता हूं। हक साहब एक बात बताइए, नवल किशोर जी आऊंगा मैं आपके पास, मैंने उनके आर्गुमेंट सुन लिए, आपने भी सुन लिए। हक साहब मुझे बताइए कि AIMIM और कई पार्टियां बार बार ये कह रही, एक मुसलमान पूर्व सांसद को मार दिया। अब अतीक को आप क्या मानते हैं, वो एक पूर्व सांसद था या उससे पहले एक माफिया था, खतरनाक कुख्यात माफिया? दीपक चौरसिया भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारा देश, हिंदुस्तान, भारत लॉ एंड जस्टिस से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा, संविधान से चलेगा, या माफियागिरी से और दादागिरी से और लोगों पे तमंचा तान के गोलियां चलाने से चलेगा? बड़ा अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस होता है।
आज आप देखेंगे अगर है न्यायपालिका की चीजों को, हिंदुस्तान का सबसे प्रथम आतंकवादी गोडसे, जिसने महात्मा गांधी जी की हत्या की। नहीं, पहले आप मेरी बात सर, एक मिनट दीपक जी मेरी बात को एक मिनट लेट मी कंप्लीट। दीपक जी हम गोडसे की बात नहीं कर रहे आप सबसे पहले अगर हत्या हुई किसी की, प्लीज मैंने सवाल करने बुलाया। मैंने आपसे एक बड़ा सीधा सवाल पूछा कि अतीक अहमद आपके लिए पहले एक मुसलमान पूर्व सांसद है या एक माफिया डॉन है? बता दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए। महात्मा गांधी जी की हत्या हुई तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं जिस दिन महात्मा जी गांधी जी की हत्या डिस्कस करूंगा आपको बुला लूंगा। मैं सीधे चलता हूं यहां से प्रोफेसर नवल किशोर जी के बाद। प्रोफेसर नवल किशोर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं जो डीके दुबे जी ने कहा उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, मैं तो बहुत साधारण बात जो कि पूरे लिखित इतिहास में है, आप देख लीजिए। आप गांधी जी की बात नहीं करना चाहते हैं, गोडसे की बात। सर, मैं गांधी जी पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मैं अतीक अहमद पर डिस्कशन कर रहा हूं। और गोडसे जी भी आपने कहा, मैंने नहीं कहा। अरे मैं कह रहा हूँ आपने, मेरे लिए वो एक दुर्दांत अपराधी और आतंकवादी था गोडसे, और रहेगा। अरे सुन लीजिए पहले, क्यों इतना घबराया जाता है? मैं नहीं घबरा रहा हूँ आपके पीछे। वैसे मैं आपको ज्ञान जनरल नॉलेज के लिए प्रोफेसर नवल किशोर जी बता दूं, हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह की हरकत किसी ने की तो वो स्वामी श्रद्धानंद की हत्या थी, जिन्होंने नमाज और जो मेरे ख्याल से हनुमान चालीसा या गीता एक साथ किसी मस्जिद में पढ़ा दी थी। 1931 में मार दिया गया था स्वामी श्रद्धानंद को इस कारण। अब आगे बताइए, अब करिए गंगा जमुनी तहजीब की बात। मैं तो इस पे जाना नहीं चाहता था, आप ही मैं सर, आप ही गोडसे और गांधी आप ही बोलने लगे ना कि आप महात्मा जी को डिस्कस नहीं करना चाहते। मेरा विषय नहीं है सर डिस्कशन का। नहीं, आप सुनिए तो पहले। मैं क्या बिना कंप्लीट किए आप अपराधी मान लेते हैं? यही तो जल्दीबाजी है। मैं ये कह रहा हूं कि देश के दो प्रधानमंत्री की हत्या हुई, ये तो मानेंगे या नहीं मानेंगे? और उनको सजा मिली और एक कानून के प्रक्रिया से मिली। यहां पर भी पुलिस के घेरे में 3 लोग मारे, दो हत्या तो उन्होंने किया ना, किसका किया उसको सवाल छोड़ दीजिए, लेकिन कानून के रखवाले के सामने 2 की हत्या होती है, 3 लोग करते हैं। पुलिस चाहती तो उसी समय गोली मार देती, ये भी तो कर सकती थी। क्यों नहीं किया? क्योंकि कानून का प्रोसेस होता है। इसलिए हम नहीं कहते हैं कि गोली मार रहा तो उसको भी आप गोली मार दो। जो कानून का प्रक्रिया है उसके हिसाब से उसको दंड मिलनी चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं कि जिसको कोई राजा, कोई शासक या कोई सरकार किसी को भी अपराधी बताकर, उसके कई सारे साक्ष्य होंगे, उसको कोर्ट में जाने होंगे, लेकिन उसको बताकर क्या गोली मार सकते हैं? ये तो एक मिनट प्रोफेसर साहब, अभी 3 मिनट पहले आपने कहा था हमारे यहाँ पर 2 प्रधानमंत्रियों को गोली मार दी गई। उनको मार दी गई ना, सुरक्षा थी उनके साथ, बहुत गलत हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, देश ने उसका परिणाम भेजा। तो पहले आप ये तय कर लीजिए कि आप अपने पक्ष में तर्क क्या रखना चाहते हैं। आप खुद एक लाइन में कुछ बोल रहे हैं और दूसरी लाइन में अपने आप को काट रहे हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं, जो ये बोलता है ना कि पाप और पुण्य का यहीं पर होगा। सर, मैंने इसको ना डिफेंड किया है ना, इसके बारे में मैंने एक लाइन बोली है। नहीं, आप बार इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, उसको माफिया कह के आप हत्या को साइलेंट कर दे रहे हैं। ये आपका भी तो कमी है, आप भी तो। अरे सर, मैंने कहा हत्या को साइलेंट किया भाई? राकेश त्रिपाठी जी से नवल किशोर जी सुन तो लीजिए, मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं। मैंने नवल किशोर जी से यही सवाल पूछा कि भाई अतीक और अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या और उमेश पाल की 2 कांस्टेबलों के सामने हत्या, क्या यूपी की कानून व्यवस्था पे सवाल है या नहीं? और आप 2-3 लाइन और जोड़ना चाहते हैं, जोड़ दीजिए, मैं वो लाइन भी राकेश त्रिपाठी से पूछ देता हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूं तो फिर ये कानून का राज कैसे हुआ? सर, मैं कहां कह रहा हूं कानून का राज है? मैंने कहा कानून का राज है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो कैसे हुआ? आप राकेश त्रिपाठी से पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहा हूं भैया? मैं थोड़ी डिफेंड कर रहा हूं। पूछने दीजिएगा तब तो। नहीं, आप डिफेंड नहीं कर रहे हैं तो आप बार हत्या को साइलेंट करके अतीक पे क्यों मारते हैं? अतीक को तो कानून के नजर में जो भी, प्रोफेसर साहब देखिए, मैं कह रहा हूं कि हत्या को साइलेंट किया भाई, हत्या पर ही डिस्कशन हो रहा है ये पूरा। तो मैं देखिए, जिसको आप माफिया कह रहे हैं उसमें जितने भी आरोप थे वो तो कानून के नजर में है ही, और उसी का वो दंड भुगत भी रहा है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि जिसको आप माफिया कह रहे थे भाई, कानून ने भी उसको माफिया कहा, तो मैं भी माफिया कह रहा हूं, तो मैं गलत कर रहा हूं क्या? देखिए, कानून ने जो तरीका अपनाना है वो कानून का काम है, हमारा और आपका काम है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप खुद तो डिसाइड कर लीजिए, फिर आप जो बोलेंगे, आपका जो आरोप होगा मेरे सर आंखों पर डिसाइड कर लीजिए, कहना क्या चाहते हैं राकेश त्रिपाठी? आप क्या
आप क्या समझना चाहते हैं ये भी बता दीजिए। अरे सर, मैं कुछ ही नहीं सुनना चाहता प्रोफेसर साहब, मैं तो चाहता हूँ आप मेरे सवालों के जवाब आप दे क्या दें, समझना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं तो चाहता हूँ आप सवालों के जवाब दे दीजिए और बहस अच्छे से कर लेंगे। भाई साहब, मैं आपका मित्र हूँ, मैंने आपको भाई कहा, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। आपने क्यों कहा? दुश्मनी किस बात की है? जब आप दुश्मनी तक आ गए। अब मैं तो आपको कह रहा हूँ, मैं आपका मित्र हूँ सर, आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन पहले ये तो तय कर लीजिए आपको क्या बोलना है, उसके बाद बोलिए आप। राकेश त्रिपाठी जी, क्या इसे कानून का राज कहा जाएगा? एक हत्या पहले और उसके बाद एक मर्डर, वो भी पुलिस कस्टडी में। देखिए, प्रोफेसर नवल किशोर ने कहा कि जब तक किसी आरोपी पर या अभियुक्त पर अपराध सिद्ध न हो जाए, वो दोष सिद्ध न हो जाए, न्यायपालिका से सजा न हो जाए, तब तक उसको अपराधी माफिया नहीं कहा जा सकता है। प्रोफेसर नवल किशोर कम से कम मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव, जिनको चारा घोटाले के मामले में सजायाफ्ता किया जा चुका है पूरा ट्रायल कंक्लूड करने के बाद, कम से कम उनको तो अपराधी मानते ही होंगे ना, क्योंकि भारत के संविधान के तहत बनी हुई न्यायपालिका द्वारा उनको सजा सुनाई गई है, तो उनको तो कम से कम अपराधी मानते होंगे। लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव के लिए लालू प्रसाद यादव जी और उनको पार्टी का संरक्षक बना करके पार्टी अभी भी उनके इर्द गिर्द ही चलती है। तो ऐसी पार्टी के नेताओं से अगर अतीक जी निकलता है तो मुझे लगता है है। जब पार्टी के पैटर्न, पार्टी के संरक्षक सजायाफ्ता अपराधी होते हो ना, घटिया बात है। आप झूठ कहा है क्या? हमने झूठ कहा क्या? तथ्यात्मक गलती है क्या? नहीं, इसमें तथ्यात्मक गलती है क्या? क्या प्रोफेसर नवल किशोर, क्या यह सच नहीं है कि लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता अपराधी है? क्या लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता अपराधी है? इस बात में कोई गलती है क्या? नहीं, क्या कोर्ट ने सजा नहीं दी है? क्या कोर्ट ने सजा नहीं दी है? अरे भाई, नाथूराम गोडसे भारतीय जनता पार्टी का संरक्षक नहीं है भाई। अरे नाथूराम गोडसे भारतीय जनता पार्टी का संरक्षक नहीं है। नाथूराम गोडसे हत्यारा था, हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन ये स्वीकार करिए ना कि लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता अपराधी है। सजायाफ्ता अपराधी को अपनी पार्टी का संरक्षक बना रखा है, उनके संरक्षण में आपकी पार्टी चल रही है, और इस वजह से ही लालू प्रसाद यादव जैसे सजायाफ्ता अपराधी के संरक्षण में चलने वाली पार्टी के नेता क्या कहेंगे? अपराधियों को जी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अरे रिश्तेदारी से महसूस होती है ना सजायाफ्ता अपराधियों के प्रति। अब सुनिए प्रोफेसर नवल किशोर जी, सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। आपने कहा कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून का राज है। केवल ज्ञान है क्या? नहीं, आप प्रोफेसर नवल किशोर, आप तथ्य सत्य ना तथ्य सत्य सुनना आपको थोड़ा मुश्किल होता है भाई। मैं तो पूछ रहा हूं ना, आप बताओ ना, घटिया क्या है इसमें? क्या लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता नहीं है? नहीं, लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता नहीं है। नहीं ना, आप बताओ ना, लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता नहीं है। आप कह दो कि सजायाफ्ता नहीं है, आप कहो सजायाफ्ता नहीं है। कोर्ट ने उनको सजा नहीं दी है, कोर्ट ने उनको सजा नहीं दी है, कहिए ना। मालूम ही नहीं है जो बता। अच्छा, सजायाफ्ता नहीं है, ठीक है। नहीं, ठीक है, फिर इसका हाँ ठीक है। अरे ठीक है, समझ गया। आप देश की अदालत पर भरोसा नहीं है ना? देश की अदालत पर भरोसा नहीं है ना? देश की अदालत पर भरोसा नहीं है, कोर्ट के द्वारा दिए गए डायरेक्ट भरोसा है, नहीं, डिसीजन पर भरोसा नहीं है। नहीं, कोर्ट का डिसीजन क्या है? कोर्ट का डिसीजन क्या है? बताइए ना, कोर्ट का डिसीजन क्या है? अरे प्रोफेसर नवल किशोर, प्रोफेसर है ना आप क्या पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाएंगे आप? कोर्ट के द्वारा दिए गए सजा को एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप क्या? तुमको कुछ नहीं मालूम है? अरे ये जानते हैं कि चारा घोटाला के मामले में लालू प्रसाद यादव पूरे ट्रायल के बाद सजायाफ्ता है। सर, बेशर्मी के साथ उसका बचाव करने में, अरे अंतरात्मा कुछ तो बची हो। अरे अगर ट्रायल से सजा हो गई है तो स्वीकार करिए ना। ठीक है, की हिम्मत ही नहीं है, सुनने की हिम्मत ही नहीं है। ट्रायल ठीक है, मैं जानता हूं। ठीक है, हो गया नवल किशोर जी, राकेश जी, हो गया। अब मुद्दे पर आते हैं वापस। लालू जी आज के डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। राकेश जी, लालू जी आज के डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। मैं सीधे आगे बढ़ता हूँ, राजकुमार भाटी जी आपके पास आता हूँ। राजकुमार भाटी जी, मैंने थोड़ा रिसर्च मंगाया था, मैं थोड़े रिसर्च के कुछ पॉइंट आपको अखबारों का धनंजय सिंह के बारे में आर्टिकल छपा है, जिसको पिछले 3 महीने से आपने बड़ा मुद्दा बनाया, उसकी एक फोटो भी ट्वीट करी थी। यह है 2002 में अखिलेश खुद धनंजय से मिलने जेल गए थे। सर, इतने बड़े माफिया से मिलने 2002 में अखिलेश यादव को जेल जाने की क्या जरूरत थी सर? नहीं, आपने एक ही इस पे फोकस कर रखा सर, मैं किस पे, आप जिस पे बोले मैं उस पे फोकस कर देता हूँ। नाम बता दीजिए राजकुमार जी, आज बहस आपके हिसाब से होगी। अब मैं प्रवक्ताओं के हिसाब से ही बहस करता हूँ। धनंजय सिंह समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं है। अच्छा, धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री होते हुए अधिकारियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। उसकी वीडियो सारे मीडिया पे चली, सारे सोशल मीडिया पे चली। समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाया कि इतना बड़ा माफिया क्रिकेट खेल रहा है, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस सो रही है।
सवाल महत्वपूर्ण ये है जो आपको यही तो मैंने सवाल पूछा आपने ना, इतना माफिया 2002 में अखिलेश को नहीं पता था वो जेल में बच्चों के टॉफी या बिस्किट चोरी करके गया था धनंजय सिंह? नहीं ना। नहीं देखिए, तो 2002 में अखिलेश जी को नहीं पता था, सांसद हो चुके थे 2002 में अखिलेश यादव, उनको नहीं पता था धनंजय सिंह क्या है? जब हम ये नियत बना के बैठते हैं, टारगेट बना के बैठते हैं कि हमें विपक्ष को घेरना है, तो छोटी मोटी एक दो बात मतलब कह के हम जब अखिलेश जी मिले 2002 में तब धनंजय सिंह संत थे, आज वो संत नहीं है। नहीं, कौन धनंजय सिंह? हाँ, धनंजय सिंह क्रिमिनल है। अच्छा, और तो बहुत 2002 में मुकदमे अखिलेश जी मिलने क्यों गए थे? आप चाहे तो मैं डेट भी मंगवा देता हूँ, कितने बजे से कितने बजे तक मुलाकात हुई ये भी मंगवा देता हूँ। नहीं चलो, आप कह रहे हैं, आपकी बात मान ली, कोई सबूत की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसी विषय पे क्या डिबेट हो रही है? नहीं, मान लिया माफियाओं के विषय पर ही बहस हो रही है, माफ कीजिएगा। सवाल ये है कि जब ना माफियाओं के विषय पर बहस हो रही है। आपने भी आज एक सूची जारी की है, मैं नाम पढ़ के सुनाता हूँ उसके, 1 मिनट रुकिए। अब जो आपने समाजवादी पार्टी के द्वारा जारी लिस्ट, ब्रजेश सिंह 106, बादशाह सिंह, मैं ज्यादा नहीं जानता इनके बारे में, ब्रजभूषण शरण सिंह, आपकी पार्टी कई बार घूम के बीजेपी से आपकी पार्टी में घूम के वापस बीजेपी में जा चुके हैं ये, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 बार आपकी पार्टी से माननीय सांसद रहे ये, माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। अब आगे चलता, उदयभान सिंह, इनके भी आपसे क्या रिश्ते थे? अजय सिंह, संग्राम सिंह, सोनू सिंह, चुलबुल सिंह, इनके भी आपसे क्या रिश्ते थे? अभी मैं बोलूंगा तो दिक्कत होगी। सनी सिंह, अब मैं धनंजय सिंह पे फिर आ गया, 46 मामले समाजवादी पार्टी ने जारी किए। तो तब ये संत थे जब अखिलेश यादव जी मिले। आपकी डिबेट का लब्बो लुआब ये है सर, माफिया पर कंट्रोल या बड़े बोल, मेरे ऊपर टॉपिक पढ़ लीजिए। हाँ, माफिया पर कंट्रोल या बड़े बोल रहा हूं मैं दोनों से पूछ रहा हूं। मैंने आपका सवाल राकेश त्रिपाठी से पूछा नहीं पूछा, ये बताइए। नहीं, आपका लब्बो लुआब ये है कि इस उत्तर प्रदेश में जो भी क्रिमिनल है उसका कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जरूर रिश्ता रहा है। सर अब किसी से दिल पे हाथ लब्बो लुआब आपका ये है, अब नहीं है तो पहले रहे हैं। अब ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के माननीय हैं। कह रहा हूं ना, आपकी पार्टी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो उसमें चिंता नहीं है आपको? कभी इतिहास में समाजवादी पार्टी से संबंध रहे थे, वो बीजेपी के थे, अयोध्या आंदोलन से उनका नाम हुआ, उसके बाद वो सांसद बने, फिर वो आपकी पार्टी में गए, जब आप सत्ता में रहे, फिर अब बीजेपी में वो वापस आ गए। आगे चलूं मैं अब नाम में? नहीं, आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, बीजेपी से वो सांसद है, अभी पीछे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने उनके ऊपर आरोप भी लगाए और उनके खिलाफ सरकार ने आपराधिक प्रवृत्ति वाले आदमी को आपने टिकट क्यों दिया? बताइए राकेश त्रिपाठी, जवाब दीजिए। लीजिए, सवाल पूछ लिया मैंने। देखिए, आपने जैसे ही सूची रखी सामने जो इनके द्वारा जारी की गई थी, जिसमें इन्होंने कुछ नाम छुपाए हैं, केवल जानबूझ करके जाति आधारित जो मानसिकता है ना, उस मानसिकता के तहत इस नाम को चर्चा करते समय जब धनंजय सिंह का नाम लेते हैं तो अभय सिंह का नाम देखिए कैसे सावधानी के साथ छुपाते हैं। बहुत सारे मुकदमों में अभय सिंह धनंजय सिंह साथ साथ रहे। चूंकि अभय सिंह समाजवादी पार्टी के सिंबल से मौजूदा विधायक है, तो इसलिए वो इस समय अपराधी आपकी सरकार क्यों डर रही है उनके खिलाफ कार्रवाई करने में? दोनों के खिलाफ हम भेदभाव कर रहे हैं, सरकार क्यों? अरे हम किसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? धनंजय सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अरे भाई, धनंजय सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। धनंजय सिंह भाजपा का सदस्य नहीं है। और कोई जितने नाम आप लिख रहे हैं, इतने जितने नाम लिख रहे हैं, इनमें से कोई भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी धरने पर बैठे, क्यों कार्रवाई नहीं हुई? आप लिखवा दो एफआईआर। आप अरे हम एफआईआर लिखवाइए, धरना चला था, लिखवा दीजिए, साक्ष्य मिलेंगे, निश्चित तौर पर गिरफ्तारी होगी। आप एफआईआर लिखवाइए, अभी लिखवा दीजिए एफआईआर। अरे भाई, धरने के बाद जांच बैठी ना, विजय मिश्रा भी इलाहाबाद से, आप जानते हैं उसको? ये सारी बातें बिना जांच के आप जिसको कहे वही मान लें, आप जिसको वहां कहते वही मान लिया जाएगा। भाटी जी, एक विजय मिश्रा भी इलाहाबाद, बिना साक्ष्य जो राजकुमार भाटी कहते वही मान लिया जाएगा। अब मैं लिस्ट आगे पढ़ूं, आपकी लिस्ट पढ़ रहा हूं राजकुमार जी। बड़ी खूबसूरती से दीपक जी, जो डिबेट इस बात पे होनी चाहिए थी कि आज प्रयागराज में बम चले हैं, एक दिन पहले हत्या हुई है 2 लोगों की पुलिस कस्टडी में, उससे पहले पुलिस ने हत्याएं की हैं, उससे पहले मुख्यमंत्री बयान दे चुके हैं जो कि गुंडे या बदमाशों की भाषा होती है, किसी राजनीतिक व्यक्ति की भाषा नहीं होती, कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, नेस्त नाबूद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। आज वर्तमान स्थितियों पर चर्चा होनी चाहिए थी। आप इतिहास में उसे इसलिए लेकर जा रहे हैं कि उसमें समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ये पिछले 48 घंटे की सूची है जो समाजवादी पार्टी ने अपने लिस्ट से ऑफिशियल हैंडल से जारी की है, पिछले 48 घंटे के अंदर।
समाजवादी पार्टी में कोई माफिया नहीं है, कोई अपराधी नहीं है। अरे सर, समाजवादी 2017 में पार्टी ने अखिलेश जी माफियाओं की घोषणा लिस्ट कर दी थी जारी की कि हम है किसी और अपराधी कहा है को कि टिकट नहीं बीजेपी देंगे, सरकार इन और पर कार्रवाई नहीं कर पार्टी भी रही। ये ये आपकी पार्टी घोषणा द्वारा करे। जारी की गई लिस्ट है राजकुमार भाटी जी। अब मैं इसको जिक्र भी ना करूं तो आप कहेंगे आप समाजवादी पार्टी की बात सुनते ही नहीं, आप उनका पॉइंट मानते ही नहीं। हाँ नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तो हम पे ही चर्चा, आपको तो हमसे ही मोहब्बत है, लगातार हम पे ही चर्चा बहुत करते हैं, मोहब्बत आपकी है, मेहरबानी। आप बड़े भाई है, मैं तो आपको लेकिन- हमेशा बोलता हूं आपसे तो बहुत मोहब्बत है। जो मैं एक वाक्य बोल रहा हूं उसे कृपया पूरा हो जाने दें और राकेश जी से उसका जवाब भी ले लें। 2017 में अखिलेश यादव जी ने कहा था कि मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूं कि हम किसी अपराधी को टिकट नहीं देंगे, और यही घोषणा भारतीय जनता पार्टी भी करे। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक ये घोषणा नहीं की है, और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है उत्तर प्रदेश में 111 के खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं। अच्छा, 22 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक सवाल कुलदीप पूछो सेंगर का आपसे, मैंने जिक्र किया आपने था, कर उसे दी ना अपनी राइट 8 पूरी। महीने तक भारतीय जनता मैं पार्टी एक सवाल बचाती पूछूं, रही। एक सवाल पूछो राजकुमार भाई, एक सवाल। जी जी। अच्छा मुझे बताइए, 1989 में मेरे ख्याल से चांद बाबा की हत्या की चले गए पहली इतिहास अतीक में। अहमद, अब सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। 1989 से लेकर 2012 तक, फिर 2012 के कुछ बाद से 2015 तक वो आपकी पार्टी का सदस्य रहा। कौन? माननीय अतीक अहमद, माननीय सांसद फूलपुर बने, माननीय विधायक कलाबाद बने। ठीक है ना, गलत तो नहीं हूं? आप प्रयागराज हो गया, गलत तो नहीं हूं ना? चूंकि योगी जी 100 विधायकों को लेकर एक मतलब क्या बोलते, टेंटेड सरकार, दागी सरकार बनाने वाले थे, इसीलिए आपने 1989 से लेकर 2012 तक परमिशन दी अतीक अहमद को कि आप प्रयागराज को लूटो, क्योंकि 2017 में योगी जी आएंगे, वो गंदे आदमी हैं, फिर उनके विधायक जो हैं वो 100 जो टिकट उनके वो भी गंदे आदमी हैं, और 2022 में भी उन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि योगी जी ने शपथ पूर्वक ये नहीं कहा मैं गुंडे बदमाशों को टिकट नहीं दूंगा, इसलिए अतीक अहमद को ये छूट दी थी आपने। नहीं, राजनीति से अपराधीकरण कैसे खत्म होगा? 2016 में मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं सर इसका। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहता था, अखिलेश जी ने मना कर दिया, हम किसी अपराधी को पार्टी में नहीं लेंगे। डीपी यादव पार्टी में ज्वाइन करना चाहता था, अखिलेश जी ने मना कर दिया, हम नहीं लेंगे पार्टी में। ये माफियाओं को टिकट दें, ये माफियाओं को मंत्री बनाएं। धनंजय सिंह का रिश्तेदार कौन है जो अभी समाजवादी पार्टी का विधायक है? राकेश त्रिपाठी जी, क्या नाम लिया था आपने? किसका रिश्तेदार? धनंजय सिंह का? नाहिद हसन अब्दुल, हाँ अभय सिंह इनका विधायक है। नाम गिना रहा हूं, नाहिद हसन, अब्दुल्ला आजम, जिनको दो बार सजायाफ्ता करके दीवार करने का काम किया। अब्दुल्ला आजम, सुल्तान बेग, महबूब अली, असलम चौधरी, इरफान सोलंकी, कितने नाम गिनाए आपकी पार्टी के? आजम खान को अपराधी सूची जैसे ही जारी हुई, कौन विश्वास कर लेगा? आपकी वो एक शानदार नेता है, राजनीतिक व्यक्ति है। नहीं तो आजम खान अपराधी नहीं है, आजम खान महात्मा है। आजम खान योगी आदित्यनाथ से बड़े महात्मा हैं। उन्होंने विधवाओं की, योगी आदित्यनाथ से बड़े देशभक्त हैं, गबन किया, बड़े नेता हैं और बड़े महात्मा गिनाएंगे। 100 से ज्यादा मुकदमे आजम खान पर भी है। 100 मुकदमे किस बात के हैं? घोषित करते रहिए, इसीलिए सरकार ने 1 महीने के अंदर सारे मुकदमे कायम किए, सारे फर्जी हैं, आदेश ज्यादा कोर्ट में खत्म हो चुके हैं। सरकारी जमीन से लेकर के निजी क्षेत्र की जमीन तक मुस्लिमों की जमीनों को कब्जा किया आजम खान ने। मुस्लिमों की जमीनों को आजम खान ने कब्जा किया और फर्जी सर्टिफिकेट बना करके बेटे को विधायक बनाया। अपने बेटे के 2 जन्मतिथि के उदाहरण है देश के जाने कितने प्रकार के घोटाले, जाने कितनी हर भर्ती में घोटाला और घोटाला भ्रष्टाचार करने वाले अपराधियों को आप महिमा मंडित करते रहे। ना आप बिल्कुल आजम खान को आदर्श मान करके चलिए। आजम खान आदर्श है और आदर्श रहेंगे। आजम खान को आदर्श, आजम खान बहुत बड़े नेता हैं। बांग्लादेशियों के, बांग्लादेशी का उसका आप राशन कार्ड बना रहे हैं, बांग्लादेशी का राशन कार्ड बना रहे हैं। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, आतंकवादियों को छोड़ने वाले लोग, आतंकवादियों को छोड़ने की वकालत करने वाले अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने अपराध से तौबा कर ली, आतंकियों को गोद में बिठाना चाह रहे हैं। पद्मश्री अवार्ड देंगे, हाईकोर्ट की टिप्पणी याद है ना, हाईकोर्ट ने कहा कि पद्मश्री दे देंगे आप आतंकवादियों को। वलीउल्लाह नाम भूल गए क्या? वलीउल्लाह नाम भूल गए क्या? आपकी पार्टी अरे बाद में सजा हुई, संसद में सजा हुई उसको बाद में। आप हत्यारों को आप अपराधियों को बचाने वाले स्वीकार करिए, उन्हें संस्कारी बताते हो, आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राजकुमार भाटी जी व्यक्तिगत तौर पर अच्छे व्यक्ति हैं, राजकुमार भाटी जी में कोई खराबी नहीं है, लेकिन राजकुमार भाटी जी की पूरी पार्टी अपराधियों से भरी हुई है। बम धमाकों के आरोपी को आपने संसद में पहुंचाया नहीं पहुंचाया? जो बम धमाकों के आरोपी रही है, आतंकवाद के आरोपी रही है, जिसमें अभी भी मुकदमे चल रहे हैं, आपने संसद में पहुंचाया नहीं पहुंचाया? वो मालूम है, वो देश भी जानता है कि कैसे सैफरन टेररिज्म के नाम पर कैसे बताने लगे। देखिए सैयद साहब, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं, मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए कि अतीक अहमद आपके लिए पहले एक माफिया था, कुख्यात माफिया, या माननीय पूर्व सांसद? ये अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी ने 1996 में टिकट दिया था पहली बार, उससे पहले 3 बार विधायक चुना जा चुका था।
ठीक सर, मैं प्रयागराज की जनता उसे विधायक चुन चुकी थी। बिल्कुल अगर ये कमजोरी देखनी है तो या तो समाज में देखिए, राजनीतिक व्यवस्था में देखिए कि कोई आपराधिक किस्म के व्यक्तियों को जनता चुन के क्यों भेजती है। समाजवादी पार्टी ने 3 बार विधायक रहने के बाद टिकट दिया। ठीक है सर। और जब मैंने आपको बता दिया 2016 में शामिल होना यही बोल रहा हूं, मैं कहां बोल रहा हूं ये बात, मैं खुद मान रहा हूं कि 3 बार वो इंडिपेंडेंट जीता इलाहाबाद से। उसके बाद साइकिल वालों ने बोला उसको आजा मेरी साइकिल पे बैठ जा, तो चल दिया साइकिल पे, वो चलता रहा। अब कितना आपका साथ रहा मुझे नहीं पता, मुझे भी पता है। सैयद हसनुल हक साहब बता दीजिए मुझे। दीपक चौरसिया भाई, आपकी बड़ी इज्जत करता हूं मैं, अब देश भी आपकी इज्जत करता है, बड़े पत्रकार हैं आप, लगातार मैं सुन रहा था, मुझे भी बोलने का मौका देते हैं। मेरे भाई साहब हसनैन भाई, अतीक अहमद पर आप बात कर रहे हैं, आप सीधे महात्मा गांधी पर पहुंच गए। थोड़ा पैरेलल में ठीक ड्रॉ कर लीजिए ना, दर्शक भी सुनते हैं सर आपको। सर पैरेलल आप अतीक अहमद और महात्मा गांधी जी का ड्रॉ कर रहे हैं। जब बात करते हैं हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जब मैं छात्र राजनीति में था तो प्रोटेस्ट किया था बहुत बड़ा, और मांग की थी। इंस्पेक्टर सुबोध जी की हत्या हुई थी, हमारे देश के वीर इंस्पेक्टर, उनकी हत्या हुई थी, और उनका हत्या का जो आरोपी था ये अतीक अहमद को हक था। अतीक अहमद क्योंकि 2017 के बाद 2012 से 2017 से 2000 हसनैन साहब ये ना हम कुछ भी बात करते रह सकते हैं, हम कुछ भी बात करते रह सकते हैं। मैं कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं भाई? अहमद ने 1989 में पहली हत्या कराई, वो शख्स था, उसका नाम चांद बाबा, वो मुसलमान था। 1991 एक मिनट इनकी आवाज प्लीज रोक दीजिए, 1 मिनट के लिए रोक दीजिए। हसनैन जी रुक जाइए, अथाह ज्ञान है सबके पास। अतीक अहमद ने 1989 में पहली हत्या कराई, वो शख्स मुसलमान था, चांद बाबा नाम था। 1994 में जिस अशफाक की हत्या कराई वो भी मुसलमान था। 2001 में जिस नस्सर नाम के व्यक्ति और 2003 में जिस अशरफ की हत्या कराई वो भी मुसलमान था। हत्या, अपहरण, डकैती उसका पेशा था, उसके इस चीज में धर्म का कोई लेना देना नहीं था। ये मैं सबको बोल रहा हूं। उसको जहां प्रॉफिट दिखता था, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो अपना दल हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं साफ साफ कह रहा हूं, उसके लिए उसका लाभ, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट था। अब इसके बारे में प्रोफेसर नवल किशोर जी क्या कहेंगे? हक साहब मैंने सुन लिया सर, मेरी बुद्धि थोड़ा कम है सर, तो मैं अपने मुद्दे पर बात करता हूं सर। सुबोध के बारे में हम फिर कभी डिस्कशन करेंगे, आइए सोशल मीडिया पर आके डिस्कशन करिएगा मेरे साथ। अरे दीपक जी इतना अन्याय क्यों करते, बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा तो क्या फर्क पड़ता है सर, मेरे दर्शक मुझे बोलते हैं, कोई आदमी कुछ भी बोल के चले जाता है। नहीं आप उनको काउंटर कीजिए, मौका दीजिए, इतना अन्याय मत कीजिए। मैं महात्मा गांधी और मैं मतलब इतना नादान भी नहीं हूँ कि महात्मा गांधी और अतीक अहमद में पैरेलल ड्रॉ करने दूं, मैं इतना भी मूर्ख नहीं कर सकता। अरे दीपक जी कोई ड्रॉ नहीं कर सकता, आप क्यों घबराते हैं? मैं भ्रम में नहीं हूं सर, मेरे दर्शक मुझे बोलते हैं उसके बाद कोई कुछ भी बोल रहा था, आप सुन रहे थे। नहीं ये भी अति हो गई ना सर। अरे अब ये नहीं, ये दर्शक की भी पहचान करनी पड़ेगी, कौन लोग थे ये दर्शक? हम बताइए क्या बताना है, मुझे क्या बोलना है ये बताइए सर। उनसे एक सवाल पूछा था राकेश त्रिपाठी जी ने, क्या लालू यादव जी सजा याफ्ता मुजरिम है या नहीं है? देखिए राकेश त्रिपाठी जी को ये बताना चाहिए पैनल को जो सजा उनको हुई है, हाँ जो सजा उनको हुई है वो ट्रायल कोर्ट से हुई है, सीबीआई कोर्ट से हुई है। सीबीआई कोर्ट मतलब पहले कोर्ट में तो सजा याफ्ता है ना नवल किशोर जी वो। अरे सुनिए तो पहले, फिर आप बीच में आ जाते हैं। सर पहले ट्रायल कोर्ट ही सजा देता है, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देता है नवल भाई। पहले ट्रायल कोर्ट ही सजा देता है, सुप्रीम कोर्ट तो बाद में जाता है, उससे पहले हाई कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुनिए तो पहले, सुनिए पहले। अरे क्यों घबरा जाते हैं आप? इतना भी मत डरिए कि आप हमको काटने पर शुरू हो जाए। मैं कह रहा हूं कि मैं मान रहा हूं आपकी बात, लेकिन सीबीआई कोर्ट द्वारा ही डीए केस में सुप्रीम कोर्ट से बरी भी हुए हैं, इस केस में भी जाएंगे तो 100% बरी होंगे। लेकिन उसके पहले ही संघ और भाजपा के लोग पूरे देश और विदेश में ये फैला देना चाहते हैं। सारा कर्म कुकर्म करने वाले लोग एक किसी को पकड़ के चाहते हैं कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी वही है। आप तो देख ही रहे हैं ना कि 3000 केस में 95% जो है वो विपक्षी दलों के घर ही जा रहा है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस घर के ये लोग आदमी हैं, जीवन भर चोरी और उधारी के अड्डा पे इनकी राजनीति चली है। इनके पास है क्या? ये तो पूरे देश से झूठ बोलकर शासन में आते हैं। 2 करोड़ नौकरी झूठ है, 15 लाख रुपया झूठ है, सबको घर झूठ है, किसानों की आय झूठ है। कितना झूठ बोले, ये तो लोगों के आकांक्षाओं की हत्या करते
करते हैं, रोज रोज हत्या करते हैं। ये लालू यादव की बात करते हैं। लालू यादव ने जिस रेलवे को इस देश और पूरे विदेश में चर्चा का विषय बना दिया था, 1 लाख करोड़ का फायदा का मुनाफा का दिखाया था, उनको ये चोर साबित करने पे लगे हुए हैं। इनसे घटिया मानसिकता के नवल लोग किशोर जी, कौन हो मैं डीके सकते हैं? दुबे जी से जवाब ले लो। राकेश त्रिपाठी जी कटे हुए, डीके दुबे जी, नवल किशोर जी ने अपना पॉइंट रखा। उन्होंने बोला आप घटिया राजनीति तो आप लोगों की है, आपने जबरदस्ती घेर घार के लालू यादव जी को फंसवा दिया, ये इंडिकेट कर रहे थे वो। और आरजेडी वाले कहते भी यही है कि ये सब आरएसएस बीजेपी वालों ने किया है। सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने ट्रायल चलाकर उनको सजा दी या फिर न्यायालय ने ट्रायल चलाकर सजा दी? क्या उनको न्यायालय में अवसर देने से भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया था? क्या वो वहां पर पूरा शिद्दत से मुकदमा नहीं लड़े क्या? अगर ऐसा है तो इनकी बात मानी जा सकती है, लेकिन न्यायालय में तो इन्होंने पूरी शिद्दत से मुकदमा लड़ा होगा और उसके बाद भी सजा हो जाती है तो प्राइमा फेसाई केस नहीं, प्राइमा फेसाई सजा नहीं साहब, सजा याफ्ता हो गए और सजा याफ्ता होने की वजह से वो डी बार हो गए हैं। अब सोचो कि कोई एक क्रिमिनल जो डी बार हो गया हो चुनाव से, उसके विषय में ये कह रहे हैं कि नहीं वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे इंसान थे। अच्छा, दूसरा मैं राजकुमार भाटी साहब को सुन रहा था, वो भी साथ में कह रहे हैं कि आजम खान तो दूध के धुले हुए संत हैं साहब, और कह रहे हैं आपने छोटे छोटे मुकदमे लगाकर ये क्या किया। एक बड़े क्रिमिनल को आपने ये वो लाइब्रेरी का जवाब देने दीजिएगा दीपक भाई। ठीक है, 30 सेकंड दुबे जी की बात का जवाब दे दीजिए। भाटी जी मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको 30 सेकंड दूंगा। 30 सेकंड नवल किशोर जी, उससे ज्यादा नहीं, और भाटी जी आपको भी 30 सेकंड। बिल्कुल नहीं। अरे दुबे जी, आपको ये भी नहीं मालूम है ज्ञान को कहां डुबा कर रखे हैं? 4 केस बंद हो चुके थे। जो रेलवे में केस चल रहा है, सुनिए पहले, जो रेलवे में केस चल रहा है वो 2008 और 10 में बंद हो चुका था, उसको खोलने वाले कौन है? ठीक है भाटी जी, आपका जवाब 30 सेकंड। इस तरह मैं एक कहना चाहता हूं कि आपके शो में दुबे जी को राजनीतिक समीक्षक बनाकर सर, मैं साफ साफ कहता हूं कि वो आरएसएस की तरफ से है। मैं साफ साफ कहता हूँ आरएसएस की तरफ से। इससे और ज्यादा साफ कहूँ, बार बार राजनीतिक समीक्षक लिखा ना। देखिए सर, आरएसएस कोई प्रवक्ता नहीं अपॉइंट करता। मैं साफ साफ कहता हूँ कि वो राइट विंग के चिंतक, विचारक और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। और 3 बार बोलता हूँ ये बात, 1 बार नहीं 3 बार। दीपक जी, दूसरी बात यह है कि माननीय लालू यादव जी और आजम खान इस देश के शानदार नेता हैं। गरीब गुरबा के लिए, कमजोरों के लिए, दलित मजदूरों के लिए बहुत काम किया। मेरा टाइम वक्त खत्म हो गया है। होपफुली मैंने सबको बोलने का सही समय दिया। ठीक है, सोचेगा इस बात पर कि क्या कहते हैं और क्या हम करते हैं, क्या हम दिखाते हैं, क्या हम जताते हैं। सवाल यहाँ पर यही है, क्या कोई पैरेलल हो सकता है अतीक अहमद जैसे माफिया का किसी के भी साथ? महात्मा गांधी जी तो छोड़ ही दीजिए, वो देश के राष्ट्रपिता है। Z News.